अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज के लेसन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्लोज सरफेस के थ्रू फाइंड करेंगे। पिछले लेसन में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पर हमने सरफेसेस को क्लोज नहीं लिया था, बल्कि फ्लैट सरफेसेस को हमने लिया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज सरफेस के थ्रू हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो ये बात आप याद रखिए कि जब हमारे पास या तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो या फिर जिस सरफेस से हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं वो यूनिफॉर्म ना हो, इर्रेगुलर शेप हो, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम उस नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं, जिसको हम डिफरेंशियल एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, तो इसके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे तो हम एज ए होल एरिया को नहीं ले सकते, तो हम इस एरिया को डिफरेंशियल फॉर्म में डिवाइड करेंगे, स्मॉल पैचेस में इस तरह डिवाइड करेंगे। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को इस तरह के स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर ये स्मॉल पैच ऑफ एरिया ये हमारे लिए एक फ्लैट एरिया बन जाती हैं, और जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन होती है वो इजी बन जाती हैं, और हम इजीली इस नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए जो इक्वेशन बनता है तो phi E इज इक्वल टू E डॉट डेल A। अब यहाँ जो एरिया की इक्वेशन में वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, और टोटल फ्लक्स, अब एक पिच से हमने फ्लक्स को फाइंड किया, दूसरे पिच ऑफ एरिया से, तीसरे पिच ऑफ एरिया से, तो टोटल फ्लक्स को इस तरह हम एक एक पिच से फाइंड करके फिर इसको इस तरह समेशन ऑफ E डॉट डेल A, फिर सब पिचेस के फ्लक्स को हम ऐड करके उसको सम करके तो टोटल फ्लक्स हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो केस आता है तो वो है क्लोज सरफेस के लिए। अब एक एरिया है वो क्लोज्ड है, किसी स्फेरिकल फॉर्म में है, तो वहाँ से हम जब फ्लक्स को फाइंड करेंगे तो कंडीशंस 3 बनते हैं। एक तो ये कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ हो और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह होगा, या फिर क्लोज सरफेस से बाहर कोई चार्ज पड़ा हुआ हो और हम वहाँ से लाइंस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो उसी क्लोज सरफेस के ऊपर पड़ रहे हो, तो वहाँ पर फ्लक्स किस तरह फाइंड करेंगे, और फिर जीरो फ्लक्स किस तरह होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ए क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक क्लोज सरफेस ली है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस से अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हों या फिर बाहर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर अगर फील्ड लाइंस जा रहे हो तो हम यहाँ पर इनको लेबल कर सकते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स किस तरह होता है। पॉजिटिव फ्लक्स जब फील्ड लाइंस वो किसी क्लोज सरफेस को छोड़ रहे हो, मतलब उस क्लोज सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हो, तो वहाँ पर जो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस बनेगा वो पॉजिटिव फ्लक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इससे हम फ्लक्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रहे हो, इट्स मीन कि यहाँ पर कोई सोर्स अंदर पड़ा हुआ है और अंदर से फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हो, तो यहाँ पर हम फ्लक्स लेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। इसके बाद नेगेटिव फ्लक्स आता है, तो नेगेटिव फ्लक्स जब बाहर कोई चार्ज पड़ा हुआ हो और फील्ड लाइंस आकर उस क्लोज सरफेस के अंदर जा रहे हो, तो वहां पर जो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस बनेगा उसको हम नेगेटिव फ्लक्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये आप एक क्लोज सरफेस को देख सकते हैं, अगर बाहर से कोई फील्ड लाइंस आ रहे हो और इस क्लोज सरफेस के अंदर एंटर हो रहे हो, तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा इसको हम नेगेटिव फ्लक्स लेंगे। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जितने लाइंस बाहर से आ रहे हो, और फॉर एग्जांपल कुछ लाइंस अंदर से बाहर भी जा रहे हो, लेकिन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच एंटरिंग
उसकी अमाउंट ग्रेटर हो उन लाइंस से जो लीव कर रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस कम हैं जो लीव कर रहे हैं, तो ये तो हम पॉजिटिव ले रहे थे। अब यहाँ पर एंटरिंग वाले जो लाइंस है ये ग्रेटर है, ज़्यादा हैं, और लीविंग वाले जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कम हैं। तो इस कंडीशन में भी हम फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी अमाउंट कम है विद रिस्पेक्ट टू आउटर चार्ज। यहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, तो इस केस में भी हम फ्लक्स को नेगेटिव फ्लक्स लेंगे। अब जीरो फ्लक्स हम कहाँ पर लेंगे? जीरो फ्लक्स हम उस कंडीशन में लेंगे कि जब नंबर ऑफ लाइंस जितने एंटर हो रहे हो उतने ही उस सरफेस को, क्लोज सरफेस को छोड़ रहे हो। मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आ रहे हैं उतने ही लाइंस अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज़ीरो लेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा जो ज़ीरो फ्लक्स है वो इस तरह भी है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई ऑब्जेक्ट बिफोर इन फ्रंट ऑफ द क्लोज सरफेस को स्टॉप कर रहा हो तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो लेंगे। यहाँ पर इस क्लोज सरफेस को आप देख सकते हैं, अगर जितने फील्ड लाइंस बाहर से आ रहे हो और क्लोज सरफेस के अंदर जा रहे हो उतने ही फील्ड लाइंस इस सरफेस को छोड़ रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी फ्लक्स होगी इस क्लोज सरफेस के नेगेटिव में जो हम लेते हैं उतने ही पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस जीरो के बराबर है। और दूसरा जो केस है वो ये है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से स्टॉप हो जाए, वो इस क्लोज सरफेस को इंटरसेक्ट ही ना करे। यहाँ पर आप इस क्लोज सरफेस को देख सकते हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अगर फील्ड लाइंस आकर ये ऑब्जेक्ट इसको स्टॉप करें तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि इन फील्ड लाइंस ने इस क्लोज सरफेस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया है, टच ही नहीं किया है। तो इस केस में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब इस जो एनालिसिस हमने की है क्लोज सरफेस की, इसके बेस पर एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम गज है, तो उन्होंने एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम गज लॉ कहते हैं। गज लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के जरिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के ऊपर जितना चार्ज है उसके इक्वल होगा, लेकिन डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो फील्ड लाइंस आएंगे और क्लोज सरफेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वो फील्ड लाइंस फ्री स्पेस में हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसको रिड्यूस करेगी चार्ज को। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा चार्ज के, जितनी चार्ज वो कंटेन करते हैं वो क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस के ऊपर जितना चार्ज है उसके इक्वल होगा, लेकिन डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स हम फाइंड करेंगे वो फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस होगा, वो चार्ज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस होगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के ऊपर हम फ्लक्स को फाइंड करना चाहते हैं। बाहर से फील्ड लाइंस आ रहे हैं और ये इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी फ्लक्स होगी वो फ्लक्स इस सरफेस के ऊपर जितनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके इक्वल होगी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड अमाउंट में, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड अमाउंट का मतलब ये है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हमने डिस्कस भी किया था और ये आप समझ भी चुके हैं कि
ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक अमाउंट से रिड्यूस करता है। एप्सिलॉन एम को भी हमने डिफाइन किया था कि किसी भी मीडियम को अगर हम इंसर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आगे तो वो उस फील्ड को एक अमाउंट से रिड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, तो ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। तो टोटल फ्लक्स वो इक्वल होगा इस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, जितनी चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है इसके इक्वल होगा। तो अब हम इस इक्वेशन को फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स जो हैं ये इक्वल हैं टोटल चार्ज के, लेकिन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड अमाउंट में। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, हम इस क्लोज सरफेस को क्या करते हैं कि एज ए होल हम अगर फाइंड नहीं कर सकते तो हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस क्लोज सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया। अब हम एक एक पैच से, जो कि ये पैच हम इसलिए लेते हैं कि ये एरिया हमारे पास एक यूनिफॉर्म एरिया बन जाए, स्मॉल पैच, और उस पेज से फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली यूनिफॉर्मली फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम सब पेजेस के फ्लक्स को ऐड करके टोटल फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्लोज सरफेस को बहुत सारे अप टू n अमाउंट ऑफ स्मॉल पेजेस में डिवाइड किया, और अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्मॉल पेज से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी एरिया, डिफरेंशियल एरिया A1, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी phi1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल A1। यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया हमने ली क्योंकि क्लोज सरफेस को हमने स्मॉल पेजेस में डिवाइड किया है। E1 डेल A1 cos थीटा डॉट प्रोडक्ट हैं या स्केलर प्रोडक्ट हैं। फाई को हमने डिफाइन किया था कि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि दो वेक्टर से बनती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बनती है तो वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। इसी तरह फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी E1 डेल A1 इंटू 1, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, और इसी तरह phi1 इज इक्वल टू E1 डेल A1। तो ये हमारे पास स्मॉल पैच ऑफ एरिया डेल A1 के थ्रू जो फ्लक्स बनता है वो phi1 इज इक्वल टू E1 डेल A1। सिमिलरली अब हम स्मॉल पैच या डिफरेंशियल एरिया A2 से, डेल A2 से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी इक्वेशन वही होगी, phi2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल A2, E2 डेल A2 cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है अगेन, यहाँ पर अगेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे, और cos 0 हमारे पास इक्वल है 1 के। तो अगेन phi2 इज इक्वल टू E2 डेल A2, ये वैल्यू आती है। सिमिलरली डिफरेंशियल एरिया 3 से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास phi3 इज इक्वल टू E3 डॉट डेल A3, अगेन cos थीटा आएगी, और इसके बाद E3 डेल A3 cos 0 डिग्रीज, क्योंकि दोनों पैरेलल टू ईच अदर, तो हम 0 डिग्रीज को पुट करेंगे, और 0 डिग्रीज हमारे पास cos 0 ये 1 के इक्वल हैं। तो phi3 इज इक्वल टू E3 डेल A3, ये इसके इक्वल हो गया। और डिफरेंशियल एरिया 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन n तक हम चले जाते हैं कि हमने इस क्लोज सरफेस को n पैचेस में डिवाइड किया है, स्मॉल डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड किया है। तो हम अब डिफरेंशियल एरिया nth नंबर से हम फाई को फ्लक्स को फाइंड करना चाहते हैं। तो फाई n इज इक्वल टू En डॉट डेल An, अगेन cos थीटा आएगी, और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और इसके साथ En डेल An 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, और cos 0 इक्वल है 1 के। तो अब इसके बाद हमारे पास जो phi n की वैल्यू आती है, तो वो En डेल An इसकी ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इसके बाद
सब स्मॉल पैचेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया, तो हम टोटल फ्लक्स को सिंपली इन सब फ्लक्सेस को हम ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास एज ए रिजल्टेंट आएगा। टोटल फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम सारे फ्लक्सेस को ऐड करेंगे जो हमने स्मॉल पैचेस या डिफरेंशियल एरिया के थ्रू फाइंड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस अप टू सो ऑन phi n। phi इज इक्वल टू phi1 की वैल्यू है E1 del A1, phi2 की वैल्यू है E2 del A2, phi3 की वैल्यू है E3 del A3 प्लस अप टू सो ऑन En del An। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि phi इज इक्वल टू समेशन ऑफ द होल सरफेस E del A, और यहाँ पर E चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमने समेशन से इसको बाहर लिखा। समेशन ऑफ द सरफेस एज ए होल, तो हम सारे सरफेसेस को स्मॉल पैचेस को सम करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी इक्वेशन को मैंने अगेन यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर E की वैल्यू हमें पता है कि ये इक्वल है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू को पुट करते हैं Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ होल सरफेस डिफरेंशियल एरियाज, या फिर हम कह सकते हैं कि द होल पैचेस, इसको हम सम करते हैं। तो ये समेशन ऑफ द होल डिफरेंशियल एरियाज, इसका मतलब ये है कि टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर हमने लिया था, जो क्लोज सरफेस हमने ली थी वो स्फेरिकल फॉर्म में थी, तो यहाँ पर हम उस स्फीयर के एरिया को लेंगे, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, और ये Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ये अपनी जगह पे। सो phi इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और हमें पता है कि सरफेस जो स्फीयर का एरिया है, सरफेस एरिया, वो 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, और इसके साथ हमारे पास जो फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस टू दी स्फेरिकल सरफेस, उसकी वैल्यू आती हैं Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से जब हम फ्लक्स को फाइंड करना चाहते हैं तो वो उस सरफेस के ऊपर जितनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं उसके इक्वल होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड अमाउंट में। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करना चाहते हैं थ्रू दी आउटर चार्जेस जो उस सरफेस से आउटर पड़े हुए हैं, तो जब वो आकर इंटरसेक्शन करेंगे क्लोज सरफेस के साथ तो वहाँ पर फ्री स्पेस इन्वॉल्व होगी, और फ्री स्पेस उसको एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस करेगी, और वही फ्लक्स उस चार्ज के इक्वल होगी जितनी चार्ज उस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो गॉस लॉ को की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को प्रूव किया। अब गॉस लॉ के बारे में बाकी जितने कंसेप्ट्स हैं उसके एप्लीकेशंस है, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। होप यू विल अंडरस्टूड द लेसन। अपने लेसन को बार बार देखिएगा, वॉच करिएगा, क्योंकि ये गॉस लॉ एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको समझने की कोशिश करें। See you in next lesson. Take care. Allah Hafiz.